तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले बच्चों क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर आपके लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जो आपका 20 मार्च, जी हाँ बच्चों, 20 मार्च 2023 को जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, उसके अंदर आपको ये सैंपल पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये इस सैंपल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने इसका पार्ट 1 वाला वीडियो बना दिया है, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये सारे सेक्शन कवर कर लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग सेक्शन डी से लेकर के जो भी हमारे क्वेश्चन, यानी जो भी सेक्शन कह लीजिए रह गए हैं, या जो भी क्वेश्चन ही कह लीजिए जो रह गए ना, वो कवर अप कर लेंगे। यानी कि आज की इस वीडियो में हम अपना सैंपल पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। एक लाइक अगर आप करते हैं ना, यकीन मानिए बच्चों, एक लाइक, सिर्फ ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लाइक की बात कर रहा हूं, उससे हमारा मोटिवेशन का लेवल लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ जाता है। अगर सभी बच्चे एक एक लाइक भी करें ना तो बहुत मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि यार बच्चों को जरूरत है, बच्चे चाहते हैं, और सैंपल पेपर, हम और भी सैंपल पेपर्स की वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। और आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट के सैंपल पेपर चाहिए। जितना हो पाएगा हम जरूर आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आप देखेंगे बेल का एक घंटी या घंटा, कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हिंदी में राजनीतिक विज्ञान भी बोलते हैं। और पॉलिटिकल का जो आपका पेपर होगा 20 मार्च 2023 को, वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। अगर मैं बात करूं बोर्ड के पेपर की, कि बोर्ड का पेपर आपका कैसा आएगा, तो बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होगा कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो हम लोग क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ये सेट नंबर 2 है। आपका जो बोर्ड का पेपर आता है बच्चों वो बेसिकली 4 सेट्स के अंदर आता है, सेट 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो सेट 1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। सेट 2 आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे, मतलब सेट 2 वाला पेपर। सेट 3 और 4 भी मैं आपको जरूर करवा दूंगा। ठीक है, उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखना होगा। जैसे ही आप मतलब वो करके रखेंगे ना, जैसे ही हम लोग नया वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे तो कोड नंबर वगैरह लिखा हुआ रहेगा। नीचे चले तो यहाँ पर नोट करके कुछ बातें बता रखी है, जैसे कि कृपया जांच कर लीजिए कि ये जो प्रश्न पत्र है, यानी ये पॉलिटिकल का जो पेपर है, इसके अंदर मुद्रित पृष्ठ यानी कि प्रिंटेड जो पेजेस है 34 यानी 34 है, और एक आपका मैप देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, मैप तो रहता ही है हमारा। ठीक है, नीचे चले तो यहाँ पर और भी कुछ चीजें बता रखा है, जैसे कि आपका इस प्रश्न पत्र के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए 15 मिनट का समय, यानी कि 15 मिनट का जो टाइम होता है वो आपको दिया जाएगा। उसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश देखने को मिलेगा, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। पार्ट 1 वाली वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सामान्य निर्देश बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर वो वाला सामान्य निर्देश थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर जो 26 तक क्वेश्चन होगा आपका, वो पैसेज, कार्टून और मानचित्र पर आधारित हमारा क्वेश्चन होने वाला है। यानी कि पैसेज वाला क्वेश्चन होगा, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होगा, और मैप से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा। उसके आगे अगर हम लोग चले तो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन होंगे ये 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे, और इनका आंसर आपको देना है 170 शब्दों के अंदर, इससे अधिक नहीं होना चाहिए आपका। यानी कि 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे इनका आंसर 170 वर्ड्स के अंदर आपको देना है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और 6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको चॉइस यानी कि अथवा भी देखने
देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें यहाँ पर बताई गई है। सेम यही चीज इंग्लिश में आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। अगर आप इसको इंग्लिश मीडियम में सेपरेटली रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो खास होने ही वाला है, साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि हिंदी में सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा और इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन रहेगा वो मैं शो कर दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो से बेनिफिट ले सके, लाभ उठा सके। क्योंकि हम जब पहले हिंदी में पेपर अपलोड किया करते थे तो बच्चे बोलते थे सर आप हिंदी में अपलोड करते हो, तो हमने एक मुहिम चलाई है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को यहाँ पर फायदा मिले सैंपल पेपर का, क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो आपका 20 मार्च को पॉलिटिकल का पेपर होने वाला है क्लास 12 का, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए हम अपने पेपर को देखते हैं, जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड डी भी बोलते हैं। इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था मैप एंड कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो हमसे यहाँ पर पूछा जाएगा। बेसिकली मैप, पैसेज और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक करके। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है ये जो आपको पैसेज दिया है इसको आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये पैसेज क्या है। यहाँ पर पैसेज के अंदर बेसिकली क्या बता रखा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय किया और तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई उन्होंने। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग बात करें भारत के पहले प्रधानमंत्री की तो नेहरू जी थे। ठीक है, और हमारे नेहरू चाचा जी जो थे ना उन्होंने भारत का जो राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत की जो विदेश नीति है ना कहीं उन्हीं की देन है। ठीक है, इसी को लेकर के पूरा का पूरा ये पैसेज दिया हुआ है नेहरू चचा के ऊपर और गुटनिरपेक्ष के ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। इसके बेसिस पे जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर देने का हम लोग प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसी के बेसिस पे कि भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी किस विचारधारा की समर्थक थी। तो अगर हम लोग भारतीय जनसंघ की बात कर रहे हैं और स्वतंत्र पार्टी, इन दो पार्टियों की बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की, तो ये लोग पूंजीवाद के समर्थक थे। इन लोगों का कहना था ना कि भैया ये सोवियत संघ कुछ नहीं है भैया, ये अमेरिका से जाकर के हाथ मिला लो, बड़ा आदमी है भाई, हमारा भी विकास कर देगा। ठीक है, तो ये लोग जो थे ना यानी कि अमेरिका के समर्थक ऑटोमेटिकली पूंजीवाद के समर्थक थे कि ये लोग बोलते थे निजीकरण को बढ़ावा दे, प्राइवेट प्लेयर्स को भारत में जगह देने का, और जो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर है उसको कम करो और प्राइवेट जो चीजें हैं उनको बढ़ावा दो, जैसे रेलवे को प्राइवेट कर दो या इस तरह की चीजें करनी चाहिए। ये इनका मानना था। ठीक है, किनका? जनसंघ का, भारतीय जनसंघ का और स्वतंत्र पार्टी का। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि नेहरू की विदेश नीति में कौन सा बेमेल है। ठीक है, यानी कि नेहरू की जो विदेश नीति थी, फॉरेन पॉलिसी जो नेहरू ने बनाई थी, उसमें इनमें से कौन सा बेमेल है। बेमेल मतलब कौन सा गलत है यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है स्टेटमेंट की कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना। नेहरू कहता है अपनी विदेश नीति में, नेहरू जी या नेहरू चचा बोल लीजिए, तो नेहरू चचा जी बोलते हैं कि जो हम लोगों ने इतनी मेहनत से अपनी संप्रभुता को बनाया है या प्राप्त किया है कि हम लोग अपनी डिसीजंस खुद ले सकते हैं, एक भारत को बनाया है, तो इसको बनाए रखना। तो ये तो बिल्कुल उनकी विदेश नीति में है। अगला क्या है, नेहरू चचा ने बोला कि क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना। जो हमारी क्षेत्रीय अखंडताएं हैं, जो क्षेत्रीय लेवल पे जो हमारे प्रांत है सब जुड़े हुए हैं, तो इनको बनाए रखना। तो ये भी सही बोला नेहरू चचा ने। इसके आगे देखिए तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, ये भी सही बात है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन उसके आगे अगर हम लोग चले तो सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाना, ये नेहरू चचा ने नहीं बोला था। नेहरू चचा ने बोला कि हम लोग किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, गुट निरपेक्ष रहेंगे। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, आपका बेमेल हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति किन देशों से अलग रहने के लिए अपनाई थी। तो गुटनिरपेक्षता की नीति उस टाइम पे दो ही मेजर प्लेयर्स थे पूरे वर्ल्ड में, एक तो था अमेरिका और एक था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। तो इनसे ही अलग रहने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। ऐसा इसलिए किया इन्होंने कि ताकि हम वापस से गुलाम ना हो जाए। ठीक है, तो किनसे अलग रहने के लिए? अमेरिका और सोवियत संघ से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
और आज मैं आपका ना एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखता हूँ कितने सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता पाते हैं। आपकी तैयारी देखता हूँ कि यूएसए का फुल फॉर्म क्या है। यूएसए का तो आप बता भी देंगे, यूएसएसआर, इसका फुल फॉर्म क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मुझे कमेंट करके एक बार बताइए। जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा और सबसे करेक्ट होगा उसको मैं एक हार्ट का सिंबल दे दूंगा, जिससे कि और बच्चों को पता चल जाए कि बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। दोनों का फुल फॉर्म आप मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले विदेश मंत्री, जिसको फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, वो हमारे थे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और भारत के पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे हमारे यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। और आज के टाइम पे कौन है हमारे, आज के टाइम पे जो अभी करंट की बात करूं तो अभी अमित शाह जी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, इस तरह से, ठीक है। यानी कि वही बेसिकली आपका ये पैसेज है, इसको आपको रीड करना है और इसको रीड करने के बाद जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही क्वेश्चंस इंग्लिश में आ जाएंगे, उनका आंसर आपको देना है। तो ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड इसको कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा था हिंदी में कि भारतीय जनसंघ एंड स्वतंत्र पार्टी वाज सपोर्टर ऑफ विच आइडियोलॉजी, तो वो कैपिटलिस्ट जो हमारा आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करते थे, यानी कि अमेरिका वाली सोच रखना चाहते थे। अगला क्वेश्चन था कि विच इज द मिसमैच इन नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, तो वो था ज्वाइनिंग द ब्लॉक ऑफ द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन को ज्वाइन कर लेना, ये उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक तरह से मिसमैच आप कह सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि नेहरू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट टू स्टे, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई थी उन्होंने, टू स्टे अवे फ्रॉम विच कंट्रीज, तो उन्होंने किन से अलग रहने के लिए अपनाई थी, वो अमेरिका एंड सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू यानी नेहरू चचा जी जो थे वो हमारे फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ 25वां क्वेश्चन क्या है कि भारत के दिए गए रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में 4 राज्य दर्शाए गए हैं, ठीक है, यानी चिन्हित किए गए हैं बेसिकली। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों को पहचानें और अपनी उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी के संबंधित क्रमांक और संबंधित अक्षर के साथ उनके सही नाम आपको लिखने हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, बेसिकली मैप वाला क्वेश्चन, कि जिस राज्य में भाकपा के नेतृत्व में एक गठबंधन ने वर्ष 1957 में सरकार बनाई, द स्टेट इन विच अ coalition lead by the CPI formed the government in the year 1957, तो वो कौन सा है हमारा, तो वो है बच्चों केरल, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे केरल है हमारा सही आंसर। और केरल जो है यहाँ पर आप देखेंगे ना मैप में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख रहे हैं, ये सी से जो लोकेटेड है ये हमारा केरल है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये सी वाला केरल। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं अल्फाबेटिक कंसर्न, यानी कि संबंधित अक्षर सी है हमारा मैप के अंदर, और राज्य का स्टेट का नाम क्या है हमारा, केरल, ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि नेताजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य आपको बताना है। द स्टेट बिलोंगिंग टू लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो वो कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है। तो वो है हमारा वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इधर देख रहे हैं, ये आपका बांग्लादेश के जस्ट बगल में इधर साइड आपको देखने को मिलेगा। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। उसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने वाले कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य, स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर इम्प्लीमेंटिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, तो वो कौन सा है हमारा, तो वो है हमारा बिहार। अब बिहार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आप देख रहे हैं भारत का नक्शा, यहाँ पर ये जो डी दिख रहा है ना आपको, ये बिहार है हमारा, ठीक है। तो थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर ये वाला डी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर बिहार है आपका, तो यहाँ पर संबंधित अक्षर डी है और राज्य का नाम बिहार, यहाँ पर बी था, ठीक है। उसके आगे चलें तो अगला लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर हमसे कि स्कूली छात्रों के लिए मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करने वाले के काम राज्य से संबंधित राज्य, के कामराज हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट स्टेट बिलोंगिंग टू के कामराज, तो वो हमारे कहाँ से संबंधित थे, के कामराज जी तमिलनाडु से संबंधित थे, जिन्होंने मिड डे मील कार्यक्रम शुरू किया था। आपने भी अपने स्कूलों में देखा होगा, आप अगर गवर्नमेंट स्कूल से होगे तो, कि बच्चों को ना खाना दिया जाता है, ठीक है।
और जब मैं छोटा था, मतलब जब मैंने अपनी स्कूलिंग की तो मैंने भी बहुत खाना खाया था भाई मिड डे मील के अंदर, ठीक है। हालांकि ये हुआ करता था हमारे स्कूल में कि जब हम लोग 11th 12th में भी चले गए थे ना, फिर भी हम लोग ना नीचे हो जाते थे, क्योंकि उस टाइम सीनियर हो गए थे। तो उस टाइम पे सीनियर होने का थोड़ा रौब झाड़ते थे कि चल हट ये खाने दे इधर, ठीक है, इस तरह से। हालांकि ये नहीं करना चाहिए भाई, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे होता है ना कि एक बचपना टाइप का होता है स्कूलिंग में, तो वो था। तो ये चीज है। तो स्कूलिंग में जो मिड डे मील मिलता है आपको, यानी कि लंच के टाइम पे जो खाना दिया जाता है सरकार की तरफ से, तो उसको किसने शुरू किया था? हमारा के कामराज जी ने, ठीक है। तो उनसे संबंधित राज्य कौन सा है? हमारा तमिलनाडु है। अब तमिलनाडु आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये भारत के नक्शे में केरल के इधर साइड में देखेंगे, ये तमिलनाडु है हमारा। तो जो फोर्थ क्वेश्चन था हमारा, उसका आंसर ये वाला ए हो जाएगा। तो मैप में संबंधित अक्षर यानी कि अल्फाबेट कंसर्न्स ए है, और संबंधित राज्य वो हमारा वो है तमिलनाडु। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा मैप वाला क्वेश्चन था। उसके आगे चले तो 26वां क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। यहाँ पर ये कार्टून दे दिया है, इसका आपको अध्ययन करना है और जो भी आपको आंसर लगता है वो आपको बताना है। और एक बारी मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मुझे कार्टून की सीरीज लानी चाहिए आपके लिए, कि जिसमें मैं कम से कम 4 से 5 एपिसोड लाऊंगा और उसके अंदर मैं आपको कार्टून बताऊंगा, जो आपका बोर्ड एग्जाम जो 20 मार्च को होने वाला है उसके अंदर वो कार्टून आ सकते हैं। तो आप एक बारी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मुझे कार्टून की सीरीज लानी चाहिए आपके लिए, ठीक है, बताइएगा जरूर। चलिए ये कार्टून देखिए, यहाँ पर ये कार्टून दे रखा है। इस कार्टून को ना थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इस कार्टून के अंदर ये देख रहे हैं, ये दीवार के जस्ट बगल में फेंका हुआ है, ये क्या है? ये यूएनओ का लोगो है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यूएनओ का लोगो है, और ये देख रहे हैं एक बंदा जो है, ये देख रहे हैं चाचा जो है हमारे, ये जाल के अंदर बंद है। कौन है? ये यूएनओ के उस टाइम के महासचिव है भैया, उस टाइम के महासचिव। सोचिए, यानी कि ये यूएनओ की क्या दिखा रहा है? असफलता को दिखा रहा है। अब किसके ऊपर असफलता है उसको थोड़ा सा देखेंगे अभी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही बनता है हमारा कि उपरोक्त कार्टून क्या दिखाता है? तो उपरोक्त कार्टून दिखाता है लेबनान संकट जब हुआ था ना, तो उस टाइम पे यूएनओ कैसे असफल रहा था, वो चीज यहाँ पर हमारा ये कार्टून दिखा रहा है। और हमने भी जब पढ़ा था तो भाई हमें लगता था यूएनओ बहुत बड़ी चीज है भाई, बहुत बड़ा तोप है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर, तो हमें लगता था। लेकिन आज जब मैंने यूक्रेन रशिया का युद्ध देख लिया और भी बहुत सारी चीजें देख ली, तो अब लगता है ना कि यार यूएनओ जो है ना एनसीईआरटी तक ही सीमित है। असली जो दबदबा है ना भाई, वो देश चला लेते हैं, जो उनको करना होता है ना वो कर लेते हैं। रशिया जैसे देश इतने सारे सैंक्शन लगा दिए, लेकिन जो उनको करना है वो कर ही लेते हैं। तो ये चीज है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपका दूसरा वाला हमारा जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट डज द अबव कार्टून रिप्रेजेंट, तो वो है हमारा यूएनओस फेलियर ऑन द लेबनान क्राइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि इस कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति का नाम क्या है, उचित विकल्प का चयन करना है। तो इस कार्टून के अंदर कॉफी अन्ना जी दिखाए गए हैं, जो कि उस टाइम के आपके यूएनओ के महासचिव थे। कॉफी अन्ना के बाद हमारे आए बान की मून, और अभी करंट टाइम में जो यूएनओ के महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरेस जी है, जो कि पुर्तगाल देश से संबंधित है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन शोन इन द कार्टून, दिस कार्टून, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कॉफी अन्ना हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध कब हुआ था, उचित विकल्प का आपको चयन करना है। तो इजराइल और लेबनान के बीच में 2006 के अंदर यहाँ पर युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। ये आपको याद रखना है बच्चों, कई बार पेपर में आ जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हेन डिड द वॉर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान टेक प्लेस, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो 2006 फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि उपरोक्त कार्टून आपके पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय से लिया गया है। ये वाला जो कार्टून हमने अभी देखा, तो आपके जो बुक है पॉलिटिकल की बुक, उसके अंदर कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो चैप्टर नंबर 6, पहली बुक का चैप्टर नंबर जो 6 है, यूएनओ वाला जो चैप्टर है, उससे ये कार्टून लिया गया है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि फ्रॉम विच चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक इज द अबव कार्टून टेकन। तो वो है हमारा चैप्टर नंबर 6 यूएनओ वाला जो चैप्टर है उसमें से। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में हम लोग आ गए हैं बच्चों सेक्शन नंबर ई के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड ई भी बोलते हैं। और इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर बेसिकली हमसे लॉन्ग आंसर टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके 6 मार्क्स वाले रहते हैं, ध्यान रखिएगा। 6-6 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और इनका आंसर जो आपको लिखना है ये 170 शब्द के अंदर लिखना है। ये वर्ड की लिमिट लगाई गई है, शब्दों की सीमा लगाई गई है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं एक एक करके।
पहला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है कि चीन में सुधारों की पहल से आप क्या समझते हैं। चीन जो है वहां पर आपने देखा है कि दिन प्रतिदिन या फिर साल दर साल बहुत सारे सुधार देखने को मिले हैं। आज का जो चीन आपको देखने को मिलता है ना, इतना ज्यादा डेवलप बिल्कुल भी नहीं था भाई। मैं एक टाइम आपको बताता हूँ, 1990s की बात है। उस टाइम पे क्या था, या 1960s की बात है आई थिंक। उस टाइम पे क्या था ना भाई कि चीन ना भारत के जैसा ही था। भारत में भी गरीबी थी, चीन में भी बहुत ज्यादा गरीबी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत ने अपनाया डेमोक्रेसी, जिसका मैं भी पर्सनली बहुत सपोर्ट करता हूं। और चाइना ने नाम का डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र अपनाया, और काम के लिए वहां पर राजतंत्र हमें देखने को मिलता है, यानी कि वहां पर एक ही पार्टी शासन करती है। फिर उसने क्या किया, अपनी जनता का जो है सो कि शोषण करना शुरू किया, जनता का शोषण करना शुरू किया। और आज जो है चीन इतना ज्यादा डेवलप कर गया है कि आज चीन अमेरिका यानी कि यूएसए जैसे देशों को भी टक्कर देता है। चीन की जीडीपी पता है आपको कितनी है? लगभग आप कह लीजिए 20 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है सो कि चीन की जीडीपी है, लगभग। और अमेरिका की जीडीपी 21 से अप्रोक्सीमेटली 22 ट्रिलियन डॉलर है। और सोचिए, हम तो 5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर जो होता है उसका सपना देख रहे हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर का हमारा जीडीपी होगा। तो चीन इतना ज्यादा विकास कर चुका है। तो ये एकदम से नहीं हुआ भैया, इसको होने में बहुत टाइम लगा है, और धीरे धीरे चीन ने यहाँ पर सुधार किए हैं। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ लिया कि चीन में जो सुधार हुए हैं उस पहल से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, चीन ने क्या किया, 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म किया। अब देखो 1970 का टाइम आ गया, चीन ने देखा यार देखो पूरी दुनिया आगे निकल रही है और अमेरिका तो एक सुपर पावर है भाई, तो क्या करते हैं, चीन क्या करेगा, अमेरिका से संबंध अच्छे बनाएगा। और अमेरिका से चीन ने क्या किया कि संबंध अच्छे बनाए, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, और अपना ये दोनों ही एकांतवास जो था वो खत्म कर दिया। और ये वो टाइम था जब शीत युद्ध का दौर चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो यहाँ पर चीन ने क्या किया, अमेरिका से अपने संबंध अच्छे बनाए। फिर क्या हुआ, 1973 में क्या हुआ, वहां के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन्होंने कृषि, उद्योग, सेवा और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। वहां के प्रधानमंत्री का नाम था चाउ एन लाई। आज जैसे वहां के जो लीडर है जिनका नाम है आपका शी जिनपिंग, तो उसी टाइम पे वहां के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के 1973 के, जिनका नाम चाउ एन लाई था, उन्होंने देखा कि चीन के अंदर कृषि, उद्योग यानी कि फैक्ट्री वगैरह जो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है आपका, इन सब का ना एक तरह से कह सकते हैं आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। इनके अंदर टेक्नोलॉजी डाल के इनको और आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया है। तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि इन सबको टेक्नोलॉजी देने की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी से इन लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो कृषि हो, फैक्ट्रियां हो हमारी, या फिर कोई सर्विस सेक्टर हो, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, सभी को। उसके बाद चीन ने क्या किया, 1978 में तत्कालीन नेता देंग शियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति का घोषणा कर दिया। नाम कैसा होता है, देंग शियाओपिंग। हमारे इधर किसी का नाम रख दिया ना देंग शियाओपिंग, तो उसको बेंग बेंग बोलने लग जाएंगे। बेंग मतलब होता है आपका मेंढक, ठीक है। पता नहीं कैसे नाम रखते हैं यार चीनी लोग। खैर छोड़िए, ये मजाक की था। यहाँ पर देखिए 1978 के बाद 1973 में इन्होंने प्रस्ताव रख दिया। अब 1978 में क्या हुआ, तत्कालीन नेता जो देंग शियाओपिंग जो थे, उन्होंने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति का घोषणा कर दिया। कि चीन जो था ना पहले एकदम क्लोज मार्केट था। इसको थोड़ा सा समझिए कि क्लोज मार्केट क्या होता है और आपका खुले द्वार क्या समझिए बच्चों। देखिए मान लीजिए कि ये कार है, ठीक है, मेरी ड्राइंग को जज मत करना भाई, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। खैर ये कार है, और ये कहाँ बन रहा है, ये अमेरिका में यानी यूएस में बन रहा है, ठीक है। ये यूएस में बन रहा है, और जब चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई नहीं थी तब की बात बता रहा हूं। तो ये यूएस में बन रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि इसको चीन में ले जाकर के मैं बेचूं, ठीक है, यानी कि इसको क्या करूं, एक्सपोर्ट करूं और बेचूं चीन में, क्योंकि चीन की आबादी उस टाइम पे बहुत ज्यादा थी। इसको अमेरिका क्या करेगा, चीन में बेचना चाहेगा। लेकिन चीन ने क्या कर रखा था, खुले द्वार की नीति अपनाई नहीं थी, वो एकांतवास में था। उसने पूरा मार्केट बंद कर रखा था, बाहर का कोई बंदा आकर के सामान उसके देश में बेच ही नहीं सकता था। तो अमेरिका उसको कुछ बेच ही नहीं सकता, वैसे ही कोई भी देश चीन को कुछ नहीं बेच सकता। फिर क्या किया, चीन ने खुले द्वार की नीति अपना ली। फिर क्या हुआ कि कोई भी देश चीन को कोई भी सामान बेच सकता है, और चीन से कोई भी सामान खरीद सकता है। ये होता है खुले द्वार की नीति। भारत भी पहले ऐसा ही था। 1991 से पहले अगर मैं बात करूं, जब हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन को यानी वैश्वीकरण को नहीं अपनाया था, नई आर्थिक नीति हमारे यहाँ पे नहीं आई थी, उससे पहले हम लोग भी ऐसे ही थे। हम लोग भी अपना मार्केट बंद कर रखे थे। हमारे देश में जो सामान बनता था वही हमारे देश के लोग खरीदते थे, बाहर के प्रोडक्ट हमारे देश में आ ही नहीं सकते थे। और चीन ने भी यही कर रखा था। लेकिन फिर धीरे धीरे चीन ने अपना एकांतवास को समाप्त किया और खुले द्वार की नीति अपनाई,
और सभी से अपने संबंध अच्छे किया और आज जो है चीन इतना ज्यादा विकास कर रहा है बच्चों। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में, आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है बच्चों समझ में आया होगा। इसके अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि 1982 में चीन ने क्या किया, खेती का निजीकरण कर दिया। खेती का निजीकरण मतलब इसको थोड़ा समझिए। देखिए, एक तो नॉर्मल खेती होती थी उस टाइम पे और एक हो गया निजीकरण वाला खेती, जिसमें कि बाहर का कोई बंदा आएगा, विदेश का बंदा, और वो बोलेगा कि भाई ये 1000 एकड़ पे ये इस टाइप की आलू की खेती करो, यहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आलू की खेती करो, 30% फार्मर तुम रख लेना और 70% मुझे दे देना, पूरा पैसा मैं लगाऊंगा। तो इस टाइप का जो निजीकरण वाला खेती था वो 1982 के अंदर चीन ने अप्लाई कर दिया कि भाई अब ये चीज करना पॉसिबल है चीन के अंदर। उससे पहले ये चीज पॉसिबल नहीं था। उसके आगे चले तो 1998 यानी 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ना, इसकी स्थापना की गई, जिसको आप बीजिंग, संघाई ये सब बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 1998 के अंदर चीन ने क्या किया कि जो उसके उद्योग थे, जो फैक्ट्री थे, उसको भी प्राइवेट करना शुरू कर दिया, प्राइवेट प्लेयर्स को देना शुरू कर दिया और साथ ही साथ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां बनाई जा सके। ऐसी चीजें चीन ने की और लास्ट में क्या किया चीन ने, पूरी तरह से तैयार होने के बाद 2001 के अंदर विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया, यानी कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके अंदर शामिल हो गया और इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की दिशा में चीन ने एक और कदम बढ़ा दिया। तो इस तरह से चीन के अंदर अगर हम लोग देखें तो सुधार हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनिशिएटिव ऑफ रिफॉर्म्स इन चाइना। तो चाइना के अंदर किस टाइप के रिफॉर्म्स हुए थे वो सारा एक्सप्लेन कर देंगे आप, लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखिएगा, ईयर वाइज बेसिकली 72, 73, 78, 82, 98 इस तरह से करके ये आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी कर सकते हैं। इसके आगे चले तो यहाँ पर आपको एक अथवा में एक चॉइस में क्वेश्चन दे दिया है कि अगर आपको वो चीन वाला, चाइना वाला क्वेश्चन नहीं आता ना, तो नीचे ये पाकिस्तान वाला यानी आतंकवादियों वाला क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, पाकिस्तान का दूसरा नाम आतंकवाद, और ये खुले मन से बोल रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान, भारत हमेशा कहता है यूएनओ में जाकर कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद पैदा करने वाला देश है। तो चलिए उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया कि भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रकाश डालिए। देखिए, हमारा दुश्मन जो है पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के लोग हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन वहां पर बैठे जो आतंकवादी है वो हमारे दुश्मन है और ये स्पष्ट रूप से कहा जा चुका है। खैर, क्वेश्चन पे आते हैं। मैं बार बार भावनाओं में बह जाता हूँ पॉलिटिकल पढ़ाते पढ़ाते। यहाँ पर बोल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है ना उस पर आपको प्रकाश डालना है, तो थोड़ा सा लाइट डाल देते हैं इसके ऊपर, यानी कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं स्टार्टिंग से, वो सारा चीज आपको बताना है। तो बात करें अगर हम लोग भारत और पाकिस्तान के संबंधों की, तो थोड़ा सा भूमिका बना लेते हैं। और देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर कोशिश किया कीजिए एक भूमिका बनाने की और एक निष्कर्ष बनाने की। अगर आप एक भूमिका और एक निष्कर्ष बनाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो चेक करने वाला टीचर होगा, आपका कॉपी जो चेक करेगा टीचर, उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, उसको लगता है कि बच्चे को आता है यार, तो इसको नंबर दिए जाने चाहिए, 6 में से 6 नंबर देगा आपको अगर टीचर को अच्छा लग गया तो इसीलिए कोशिश किया कीजिए कि एक भूमिका और एक निष्कर्ष जरूर बनाएं। और भूमिका और निष्कर्ष कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, वहां पर जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भारत और पाकिस्तान के संबंध। देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात करें ना, तो पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी खराब रहे हैं, यानी कह सकते हैं खट्टे रहे हैं, ज्यादातर मीठे तो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। लेकिन समय समय पर विभिन्न सरकारों ने दोनों देशों के संबंधों को सुधारने का भी भरसक प्रयास किया है। भारत और पाकिस्तान के संबंध स्टार्टिंग से तो खराब रहे हैं, लेकिन देखा गया है ना कि अलग अलग सरकारें आई हैं और गई हैं, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों को अच्छा बनाने का बहुत प्रयास किया है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, उन्होंने बस यात्रा शुरू की थी दिल्ली से लाहौर, इस टाइप की बस यात्रा जो थी दिल्ली से शायद समथिंग लाहौर तक की थी। तो इस तरह के कई सारे पहल किए हैं, भारत वालों ने खास करके बहुत ज्यादा पहल किया है, प्रयास किया है कि हमारे संबंध पाकिस्तान से अच्छे हो जाए, लेकिन हम लोग जितना बार प्रयास करते वो पीछे से हमें धोखा दे देते हैं, तो इसलिए हमारे संबंध खराब रहे हैं। और हमारे संबंध खराब इसलिए भी रहे क्योंकि 4 युद्ध हो गया भैया। अब जिस देश से 4 युद्ध हो जाएगा उससे संबंध अच्छा कहाँ रहेगा। पहला युद्ध हुआ था 47-48 में, जब हम लोग आजाद हुए तो उसी टाइम पे कश्मीर को लेकर के। दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 1965 में नदी जल बंटवारे को लेकर के, जो सिंधु नदी का जल बंटवारा होता है उसको लेकर के। तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में बांग्लादेश का, जो हम लोग लोकतंत्र करवाया था, यानी कि 1971 के अंदर एक नया देश हमने बांग्लादेश बनाया था। उस टाइम पे हमारा युद्ध हुआ था, किससे युद्ध हुआ था यहाँ पर हमारा, वो हुआ था आपका पाकिस्तान से।
से। अगला है हमारे यहाँ पर चौथा युद्ध जो कि 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था कश्मीर के अंदर। तो ये 4 आप लिख सकते हैं जिस कारण से भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है? हथियारों की होड़। दोनों देशों के अंदर ना हथियारों की होड़ लगी हुई है कि किसके पास ज्यादा हथियार है। जैसे आपको याद होगा अगर आपने शीत युद्ध वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो, हालांकि इस साल के सिलेबस में तो आपको कटा हुआ है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको। ये टाइम था आपका 1945, यानी कि 1945 से लेकर के 1991 तक का, जब तक आपका सोवियत संघ टूट नहीं जाता है तब तक का। तो ये ऐसा टाइम था ना जब यूएसए और सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में ना हथियारों की होड़ लगी हुई थी कि किसके पास ज्यादा हथियार आएंगे, कौन ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, कौन क्या करेगा। तो इस तरह की, तो उसी तरह की कुछ कह सकते हैं हथियारों की होड़ भारत और पाकिस्तान के बीच में भी लगी हुई है। यहाँ पर अगर भारत की बात करें ना तो मंगल तक पहुंच गया है, और पाकिस्तान की बात करें ना भाई तो वो अपना एक रॉकेट भी नहीं उड़ा पाते हैं। खैर चलिए, आतंकवाद इसको लेकर के तो भाई क्या ही बोलूं, बहुत विवाद देखने को मिलता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत कहता है कि भाई किसी भी प्रकार का आतंकवाद, किसी भी प्रकार का आतंकवाद कह लीजिए, वो ठीक नहीं होता, हर प्रकार का आतंकवाद बहुत बेकार होता है, खराब होता है। लेकिन पाकिस्तान मानता ही नहीं है, एक से एक आतंकवादी को अपने यहाँ पे सहारा देता है। अब आप ये ले लीजिए ना, उसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? पाकिस्तान में मारा गया था। तो सोचिए यार, पूरा पाकिस्तान ही आतंकवाद पैदा करने वाला देश है भाई। मैं ये एकदम क्या बोलूं, क्या ही बोलूं यार, छोड़ो। अगला, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के विवाद देखने को मिलता है। कई बार ये देखा गया है ना कि सियाचिन ग्लेशियर जो है वहां पर ये पाकिस्तानी आकर के बहुत दिक्कत करने का प्रयास करते हैं, तो इसको लेकर के विवाद देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट है जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद या संघर्ष देखने को मिलता है। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। ऐसा नहीं है कि खाली विवाद ही है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिसमें हमारा उनके साथ सहयोग भी है। भारत और पाकिस्तान के सहयोगों की अगर हम लोग बात करें तो आप ये लिख सकते हैं कि सांस्कृतिक, फिल्मी, गाने, नाटक इत्यादि इसके अंदर सहयोग देखने को मिलता है। जैसे कि बॉलीवुड के बहुत सारे गाने जो है पाकिस्तान में सुने जाते हैं। अमिताभ बच्चन के बहुत सारे पुराने गाने आज भी पाकिस्तान में सुने जाते हैं, और गदर वाला गाना तो जरूर सुना जाता है, मैं निकला गड्डी लेके। इसीलिए तो सनी देओल जी को बैन कर दिया पाकिस्तान में एंट्री लेने से। अगला पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है कि खेल क्षेत्र, क्रिकेट, हॉकी इत्यादि में काफी टाइम हमें यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर सहयोग देखने को मिला है। हालांकि हॉकी में तो फिर भी सहयोग देखने को मिला है, लेकिन क्रिकेट को लेकर के अभी अड़चने आई हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद रहे हैं काफी। अगला क्षेत्र आप लिख सकते हैं व्यापार, कपास, प्याज, सॉफ्टवेयर इत्यादि हम लोग आयात निर्यात करते हैं। भारत से कई सारी चीजें जो है पाकिस्तान खरीदता है। खैर अभी तो भारत और पाकिस्तान का पूरा जो ट्रेड है वो बैन है अभी के लिए, यानी कि पाकिस्तान भारत से कुछ भी नहीं खरीदता है, लेकिन जो दवाई ववाई होता है ना वो खरीद लेता है। सोचिए। अगला है गरीबी उन्मूलन, विकास, लोकतंत्र की दृढ़ता इत्यादि के लिए दोनों देशों में सहयोग वृद्धि की आवश्यकता है इत्यादि। यानी कि दोनों देश गरीबी को लेकर के थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लेते हैं पाकिस्तान को, हालांकि ज्यादातर सपोर्ट भारत से ही मिलता है। तो इस तरह से कुछ आप कह सकते हैं सहयोग के क्षेत्र है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं। ये जो आंसर मैंने लिखा है सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए लिख करके दिखाया है कि किस प्रकार से आंसर लिखा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इतना क्वेश्चन। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा आपका कि थ्रो लाइट ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, इस तरह से आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। इस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है ये आप देख सकते हैं। 4 तो हमारा वॉर हो गया है यार, युद्ध हो गया है। अब कौन से एरिया है जहां पर आप देख सकते हैं पोटेंशियल है इंडिया और पाकिस्तान के कॉपरेशन का, तो वही आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। इसके आगे चले तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 28वां क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण का विरोध किन आधारों पर किया जाता है। इससे पार्ट 1 वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बताया था मैंने कि वैश्वीकरण का विरोध भारत के अंदर क्यों किया जा रहा है, लेकिन अब जो बात कर रहा है ये वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा है कि वैश्वीकरण का विरोध क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का विरोध इतना ज्यादा क्यों होता है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए वैश्वीकरण का विरोध इसलिए होता है ना क्योंकि वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। जो वामपंथी वाले लोग हैं ना वो बोलते हैं कि ये जो वैश्वीकरण है ना ये गलत है यार, और यहाँ पर बताया गया है कि राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमजोर होने की चिंता है। ये जो वामपंथी वाले लोग हैं और ये सब लोग जो सोचते हैं कि इससे ना हमारा देश कमजोर हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस में देश को राज्य बोलते हैं, आपका स्टेट जिसको आप कह सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है ना कि वैश्वीकरण के आने से जो देश है उसके कमजोर होने का खतरा है। वो क्यों है भाई, मान लीजिए चाइना का कोई कंपनी है वो इंडिया में आया, जैसे MI वाले हैं, मोबाइल जो बनाते हैं, सस्ते में मोबाइल देते हैं, भारत के सभी लोग मोबाइल चला पाते हैं।
अब मान लीजिए भारत सरकार जो है कुछ ऐसे कानून या नियम बना देगा जो इस मोबाइल वाली कंपनी के हित में नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, ये कंपनी तो भाग जाएगा, अपने देश वापस चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली भारत को ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मोबाइल हम लोग बना नहीं पाते हैं और दूसरे देश का मोबाइल सस्ता मिल रहा है, तो इससे भारत का ही नुकसान होगा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब वैश्वीकरण है आज के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं राज्य आज के टाइम पे कमजोर है, देश आज के टाइम पे कमजोर है, वो निर्णय नहीं ले पाते उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से। लेकिन भारत निर्णय लेता है, ऐसा नहीं है आपका, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशंस रह जाती हैं। और क्या है कि आर्थिक क्षेत्रों में वे कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। यानी कि इनका कहना है कि कुछ ऐसे सेक्टर, कुछ ऐसे क्षेत्र बना दीजिए जहां पर रिजर्वेशन हो, जहां पर उस देश के लोग ही सामान बेच सके, खरीद सके, अपना काम कर सके, दूसरे लोग वहां पर आकर के काम ना कर सके, मार्केट कैप्चर ना कर सके। और किस आधारों पर वैश्वीकरण का विरोध किया जाता है? सांस्कृतिक संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, यानी कल्चर के ऊपर अगर देखें, तो इनकी चिंता की परंपरागत संस्कृति को हानि होगी, ठीक है। यानी कि इनकी जो चिंता है कि जो परंपरागत संस्कृति चली आ रही है उसको बहुत हानि होगा। लोग अपनी सदियों पुराने जो जीवन मूल्य तौर तरीके हैं उससे हाथ धो बैठेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं इंडिया का एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले के टाइम पे लोग धोती कुर्ता ये सब पहनना पसंद करते थे। आज के टाइम पे कोई धोती कुर्ता पहनता है? कोई नहीं पहनता भाई। अगर किसी नए बच्चे को पहना भी दीजिए ना, 18 साल का बंदा है, उसको बोलिए कि भाई धोती कुर्ता पहन ले, वो बोलेगा भाई मैं नहीं पहन रहा, मैं तो जीन्स शर्ट ये सब पहन करके, कोट पैंट पहन करके राजी हूँ भाई, मैं नहीं पहन रहा। तो ये चीज गलत है, क्योंकि देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर को दिखा रहा है। ये जो जीन्स है, ये जो पैंट है, ये जो शर्ट है, ये सब हमारा संस्कृति थोड़ी ना, ये सब वेस्टर्न कल्चर है। हमारा संस्कृति क्या है? धोती कुर्ता पजामा, ये हमारा संस्कृति है। इसलिए आप मोदी जी को देखते हैं, वो एकदम कुर्ता पजामा पहन करके चलते हैं, अपने कल्चर को दिखाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनकी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृतियां हैं। लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और इस इंटरनेट के, इस ग्लोबलाइजेशन के यानी वैश्वीकरण के दौर में पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, खास करके अमेरिका जैसे देशों की सभ्यता संस्कृति को। इसीलिए यहाँ पर वैश्वीकरण का विरोध किया जा रहा है, क्योंकि बोला जा रहा है कि लोग जो अपने सदियों पुराने जीवन मूल्य तौर तरीके हैं ना, वो खोते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं। जैसे खाने का एग्जांपल ले लीजिए, आज के टाइम पे जो एक अमूमन बच्चा जो खाता है चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, पिज्जा उज्जा ये सब खाता है, उसको खाना बहुत पसंद आता है। किसी को बोलिए भाई मोमोज खाने चलेगा, भाई चाउमीन खाने चलेगा, तो बहुत पसंद आएगा। लेकिन उसको जो ट्रेडिशनल खाना है, यानी कि दूध दही लस्सी, ये जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है, वो खाने से कहीं ना कहीं बच्चे कतराते हैं, बोलते हैं मैं नहीं दूध पी रहा मम्मी, ठीक है, छोटे बच्चों की बात बता रहा हूँ। तो ये चीजें हमारा क्या दिखा रहा है कि वेस्टर्न कल्चर को हम लोग ज्यादा अपना रहे हैं और अपने कल्चर को भूलते हुए जा रहे हैं, जबकि अपना कल्चर बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए, वर्ल्ड सोशल फोरम यानी कि WSF नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। यानी कि WSF एक जगह है जहां पर जाकर के आप वैश्वीकरण का विरोध कर सकते हैं। ये एक मंच प्रोवाइड करवाता है, एक स्टेज देता है जहां पर अलग अलग तरह के लोग आते हैं, मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं और वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट में आप लिख दीजिएगा कि 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ, जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के विरोध में हुआ। कहने का मतलब यह है कि 1999 में सिएटल एक जगह है जहां पर विश्व व्यापार संगठन में क्या हुआ, आपका मंत्री स्तरीय लेवल का एक मीटिंग हुआ, एक बैठक हुआ, जिसके अंदर क्या किया गया, वैश्वीकरण का विरोध किया गया। वो इस आधार पर किया गया, इसमें बताया गया कि वैश्वीकरण से ना केवल और केवल जो ताकतवर देश है उनको व्यापार में फायदा हो रहा है और वो अनुचित तरीके से ना जो कमजोर देश है उनमें अपना सामान बेच देते हैं और अपना फायदा कमा के अपने देश चले जाते हैं, और गरीब देशों का इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। इस कारण से 1999 के अंदर एक मंत्री स्तरीय बैठक जो सिएटल में हुआ था विश्व व्यापार संगठन का, उसके अंदर वैश्वीकरण का विरोध किया गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि ऑन व्हाट ग्राउंड्स इन इज ग्लोबलाइजेशन अपोज। तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा आप रीड कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक अथवा देखने को मिलेगा, एक चॉइस देखने को मिलेगा बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए बच्चों, यहाँ पर हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके चॉइस में हमसे जो क्वेश्चन पूछा है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे गए पाठों की व्याख्या कीजिए। यानी 1975 के अंदर जो आपातकाल इमरजेंसी लगाया गया था ना इंदिरा गांधी जी के द्वारा, तो उससे हम लोगों ने क्या सबक सीखा,
जैसे होता है ना कि भाई ये काम तूने किया है तो अब तो तूने सबक सीख लिया होगा, अब तो तूने ये गलती कर दी, लेकिन गलती करने के बाद कुछ ना कुछ तो सबक सीखा होगा ना। उसी प्रकार से कहा जाता है कि आपातकाल जब लगा और जो 2 सालों तक ये आपातकाल चला तो उससे भारत की जनता ने और भारत की सरकारों ने कुछ ना कुछ तो सबक सीखा होगा। तो वो सबक यानी आपातकाल के सबक आपको बताने हैं। तो क्या क्या सबक हमने सीखा? पहला सबक सीखा कि आपातकाल के दौरान भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई थी, लेकिन जल्द ही कामकाज जो लोकतंत्र की राह पर लौट आया। इस प्रकार भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। कहने का मतलब यह है कि आपातकाल के दौरान भारत के लोकतंत्र के अंदर क्या कमियां हैं वो हमें देखने को मिली, लेकिन क्या हुआ, जल्दी ही जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ भारत का लोकतंत्र वापस आया। और इससे हम कह सकते हैं कि भारत से लोकतंत्र को जुदा कर पाना बहुत मुश्किल है और नामुमकिन है। अगला यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई तथा इन अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए हैं। कहने का मतलब यह है कि आपातकाल के दौरान आपने देखा कि कैसे लोगों की जो मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, वो भी छीन लिए गए थे। तो उसके बाद आपातकाल जैसे ही खत्म हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी अदालत थे, जितने भी कोर्ट थे, उन्होंने क्या किया, व्यक्ति लोगों के जो नागरिक अधिकार है वो सब उनकी रक्षा के लिए बहुत बड़े कह सकते हैं कदम उठाए। और साथ ही साथ कई संगठनों ने भी इस पर बहुत अच्छे काम किए हैं ताकि लोगों के जो अधिकार है उनको दिलाए जा सके, उनके अधिकार छीने ना जा सके किसी भी कीमत पर। उसके आगे और क्या हमें देखने को मिला, संविधान के आपातकाल के प्रावधान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। यानी कि आपातकाल किस बेसिस पे लगाया गया था कि भाई देश के अंदर आंतरिक शांति है, इंटरनल डिस्टरबेंस है, जिस कारण से आपातकाल हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन उसको हटा दिया गया। अब क्या उसके स्थान पर ला दिया कि जब तक सशस्त्र विद्रोह यानी कि जब तक यहाँ गोला बारूद ना चल जाए, इस तरह का विद्रोह ना हो जाए, तब तक आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। इसके साथ ही आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लिखित में देंगे। ये नहीं कि हमने बोल दिया अगली सुबह उठ करके कि भाइयों और बहनों देश के अंदर आपातकाल लगाया जा रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आपातकाल की घोषणा की जो सलाह है ना, वो जो हमारा पूरा मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति को लिखित में देंगे कि भाई हम लोग आपातकाल लगाने वाले हैं, तभी आपातकाल लगाया जाएगा अगर राष्ट्रपति उस पर साइन वाइन करता है, उसके बाद सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो ये चीज हमें देखने को मिला। उसके बाद क्या था, आपातकाल में शासक दल ने पुलिस तथा प्रशासन को अपनी राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। ये संस्थाएं स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई थी। ये एक हमें सबक देखने को मिला। जब आपातकाल लगाया गया ना तो पुलिस को और प्रशासन को ना सरकार ने अपने हिसाब से काम करवाया। पुलिस को बोला जा ये नेता मेरा विरोध कर रहा है, चल इसको अंटे में ले ले, चल इसको क्या कर जेल में डाल ले। ये सारी चीजें हमें उस टाइम आपातकाल पे देखने को मिली थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा सबक हमें देखने को मिला कि कैसे इन संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाई, उस टाइम पे कार्य इनको नहीं करने दिया गया। तो ये कुछ आपातकाल के सबक है जो आपको इस क्वेश्चन के अंदर इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कई बार ये पेपर में आ जाता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द लेसन लर्न फ्रॉम द इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। तो क्या हमारा लेसन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेसन ऑफ इमरजेंसी के अंदर। ये वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं बच्चों। इसके आगे चले तो इस तरह से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। 29वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि मंडल मुद्दा क्या था, वर्णन करें। अगर आप पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन ना लॉन्ग आंसर्स में पूछा जाता है, यानी 6-6 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर पूछा जाता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझिए इसको। देखिए बात है साल 1978 की। इसमें क्या हुआ, जनता पार्टी सरकार ने दूसरा पिछड़ा आयोग का गठन किया और इसके अध्यक्ष जो थे हमारे वो विंध्वेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे। इसीलिए इसे मंडल आयोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब समझ गए मंडल आयोग क्या था। अब देखिए मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी वो आपसे पूछ लेता है कई बार शॉर्ट में।
तो ये मंडल आयोग आपका पता चल गया ना, विंध्वेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम पर ही मंडल आयोग का नाम रखा गया। और ये जो था दूसरे पिछड़े आयोग का जो गठन किया गया था उसके अंदर ये आता था। ठीक है, यहाँ पर मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें थी कि अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी जो होते हैं ना, अदर बैकवर्ड कास्ट वाले, उनको सरकारी नौकरियों के अंदर 27% जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी जाए, यानी कि 27%, 100 में से 27 जो सीटें हैं वो इनके लिए आरक्षित कर दी जाए, रिजर्व कर दी जाए, और भूमि सुधारों को पूर्णतः लागू किया जाए। ठीक है, यानी कि भूमि के लिए जो भी सुधार कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से लागू कर दिया जाए। साथ ही साथ और क्या सिफारिशें थी इनकी कि 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की और इसके खिलाफ देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन होने लगे। जैसे ही इन जो सिफारिशें थी उनको लागू करने का प्रयास किया गया ना, कि हम 27% सीट आरक्षित कर देंगे और ये सारे काम करेंगे, तो वैसे ही पूरे देश के लोग भड़क गए, अरे ऐसा कैसे कर दोगे भाई, और इसके बहुत घातक परिणाम हमें देखने को मिले। इसको लागू करने के क्या परिणाम हुए वो भी आपसे पूछ लेता है, तो वो थोड़ा सा समझिए। आरक्षण के विरोध में उत्तर भारत के शहरों में व्यापक हिंसक प्रदर्शन हुए, बहुत सारे यहाँ पर हमें हिंसक प्रदर्शन, वायलेंस से भरा हुआ प्रदर्शन देखने को मिला। इसमें छात्र द्वारा हड़ताल किए गए, धरना प्रदर्शन किया गया, सरकारी जो संपत्तियां थी उनको नुकसान पहुंचाया गया, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल थी कि यार तुम कैसे उनके लिए इतना सीट रिजर्व कर सकते हो, हम लोग क्या है भाई। परंतु इस विरोध का सबसे अहम पहलू बेरोजगार युवाओं व छात्रों द्वारा आत्मदाह तथा आत्महत्या जैसी घटनाएं थी। यानी कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था ना, कि कई सारे युवा जो थे ना आत्मदाह यानी खुद को आग लगा लेते थे, भाई तू कैसे कर सकते हो, सरकार ये पागल समझ रखे हो हम लोग को। ठीक है, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिली, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। ऐसी घटनाएं जब हुई ना तो सरकार एकदम हिल गई और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी द्वारा सरकार के फैसले के खिलाफ सर्वप्रथम आत्मदाह का प्रयास किया गया। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू का एक स्टूडेंट था जिसका नाम था राजीव गोस्वामी, और उसने सबसे पहले सरकार के फैसले के खिलाफ खुद को आग लगाने का प्रयास किया। सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। और विरोधियों का तर्क था कि जातिगत आधार पर आरक्षण समानता के अधिकार के खिलाफ है। यानी कि जो स्टूडेंट, जो लोग विरोध कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि आरक्षण तो आप दे रहे हो लेकिन ये जो एक हमारा समानता है ना उसके अधिकार के खिलाफ है, तो ये आप गलत कर रहे हो। तमाम विरोधों के बावजूद 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह द्वारा ये सिफारिशें जो है लागू कर दी गई। तो ये आप लिख सकते हैं लागू करने के परिणामों के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब व्हाट वाज द मंडल इशू। मंडल इशू यानी मंडल मुद्दा क्या था वो आपको बताना है। तो इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। मेन रिकमेंडेशंस ऑफ मंडल कमीशन तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन करना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, और कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म यानी जो भूमि सुधार कार्यक्रम है उसका पूरा तरह से यहाँ पर लागू कर देना चाहिए। और भी कुछ बातें यहाँ पर बताई गई थी। इसके रिजल्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हुए थे, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पेपर में पूछ लेता है और इसके अंदर आपको ना बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल के लिए लिख रखा है, जैसे कि 1989 आपका कह लीजिए 1989 के बाद ना भारत की जो राजनीति रही है ना उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले हैं? कांग्रेस प्रणाली का अंत देखने को मिला है या समाप्ति कह सकते हैं। कांग्रेस बिल्कुल कमजोर पड़ गई 1989 के बाद। साथ ही साथ और क्या देखने को मिला? राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी जो है ना वो प्रभावशाली भूमिका निभाया उन्होंने। यानी अगर पूरे देश के पॉलिटिक्स में देखेंगे तो बीजेपी वगैरह जो है, जनता दल जिसको आप कहेंगे, तो इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हुआ। यहाँ जनता दल अलग कर लीजिए आप और भारतीय जनता पार्टी अलग कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो राष्ट्रीय राजनीति क्या हुआ उसके अंदर मंडल मुद्दे का उदय देखने को मिला। मंडल मुद्दा पॉलिटिक्स के अंदर अब आ गया, पॉलिटिक्स होने लग गया मंडल मुद्दे के ऊपर। और क्या हुआ? नई आर्थिक नीति हमें देखने को मिली। नई आर्थिक नीति मतलब नया जो हमने इकोनॉमिक्स पॉलिसी अपनाया था 1991, उस टाइम पे नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ जो हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो उनके तहत 1991 में एलपीजी हमने अपनाया
था। एलपीजी बोले तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन बोले तो उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन बोले तो वैश्वीकरण। ये कब अपनाया था? 1991 के अंदर, और ये 1989 के बाद राजनीति में आप इसको काउंट कर सकते हैं कि ये चेंजेस देखने को मिले। अयोध्या विवाद देखने को मिला, जो अयोध्या में कार सेवकों को जला दिया गया, ये सारा विवाद हमें राजनीति के अंदर देखने को मिला। गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, आप देखेंगे ना तो 1990 से पकड़ लीजिए यार, 1990 से लेकर 2014 तक, जब तक आपका मोदी जी नहीं आए थे, बीजेपी पूरी तरह से नहीं आई थी, तब तक ना यहाँ पर गठबंधन की राजनीति ही चली है ज्यादातर, गठबंधन की सरकारें बनी है इस दौरान। और 2014 से लेकर के 2023 चल रहा है अभी, इस टाइम तक आप देखेंगे तो मोदी जी यानी कि बीजेपी राज कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर चीजें देखने को मिली। शाहबानो प्रकरण देखने को मिला। शाहबानो केस था एक, जिसके अंदर एक मुस्लिम महिला थी, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है आपका, और इसके ऊपर मैं एक अलग से क्वेश्चन ही बना करके आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली आप समझ जाइए, एक मुस्लिम महिला थी, उसके पति ने उनको तलाक दे दिया था, तलाक 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 बोल करके, ठीक है। तो मुस्लिम महिला ने उन तलाक के रीति रिवाजों को मान करके बोला, ठीक है आपने मुझे तलाक दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मतलब मेरी उम्र हो चली है, तो आप मुझे एक तरह से भत्ता दीजिए जिससे कि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। और इसके लेकर के उसके पति ने बोला, उनके पति ने बेसिकली कि मैं नहीं दूंगा, और इसी को लेकर के विवाद हुआ था। इसे ही शाहबानो प्रकरण यानी शाहबानो केस भी कहते हैं, कह सकते हैं, इसके नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ मुद्दे थे जो आप कह सकते हैं 1989 के बाद भारतीय राजनीति में आप बदलावों के अंदर इसको आप काउंट कर सकते हैं, या मुद्दे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि डिस्क्राइब द चेंजेस इन द इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1989, 1989, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, और भी चीजें हुई यहाँ पर। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है कि इनिशियली कह लीजिए इन्फ्लुएंस जमाया। साथ ही साथ राइज ऑफ मंडल इशू इन नेशनल पॉलिटिक्स, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, अयोध्या डिस्प्यूट, राइज ऑफ कोलरेशन पॉलिटिक्स एंड शाहबानो केस। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे चले तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये आपको स्पष्ट करना है। दक्षिण एशिया का कौन सा क्षेत्र होता है? भारत, और भारत के जो पड़ोसी देश होते हैं उसको आप दक्षिण एशिया के क्षेत्र के अंदर काउंट कर सकते हैं। कौन कौन से देश आ जाते हैं यहाँ पर मैंने आपको लिख करके बता दिया है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को शामिल किया जाता है। अब इस क्षेत्र के अंदर, इस एरिया के अंदर हम लोग जो है सो कि शांति को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो कैसे बढ़ावा देंगे भाई? दक्षिण एशिया के यह सभी देश मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए। मुक्त व्यापार मतलब फ्री ट्रेड, कम से कम टैक्स लगा करके एक दूसरे से व्यापार करें, तो ये देश, ये सारे ही देश आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आसियान देशों ने किया है, उसके आगे ये क्या कर सकते हैं, ये सारे देश मिलकर के, यानी हमारा भारत भी मिलकर क्या कर सकता है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही भावना है कि सारे देश जो है अपना विकास कर पाए। यह सभी देश अपनी विवाद शांति से प्रयासों से हल कर सकते हैं। जो भी इनके विवाद है, ज्यादातर बॉर्डर को लेकर के विवाद है, जमीन को लेकर के विवाद है, तो इनको शांति से हल कर सकते हैं आगे विकास करने के लिए। गैर इलाकाई शक्तियों को इस क्षेत्र से अलग रखने का प्रयास करना चाहिए। जैसे अमेरिका हो गया, ऐसे देशों को ना अलग रखने का प्रयास करना चाहिए कि भाई अपना मुद्दा हम लोग खुद ही सलट लेंगे, तू पीछे न हो ले, ठीक है। तो इस तरह की चीजें। एकीकृत बाजार का गठन करे और आपसी व्यापार में वृद्धि, यानी कि एक ऐसा बाजार का गठन करे जहां पर जो है सो कि सभी सामान खरीद सके और बेच सके, ठीक है। कहने का मतलब एकीकृत बाजार बोले तो सारे देश मिलकर के FTA साइन कर ले, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे कम से कम पैसों में व्यापार कर सके, और आपसी व्यापार में जितना ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे, खुद से जितना ज्यादा व्यापार करेंगे, उतना ज्यादा ये देश आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं कि कैसे दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो देश है वो शांति और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं और आगे विकास कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि हाउ कैन पीस एंड कोऑपरेशन बी इंक्रीज इन द रीजन ऑफ साउथ एशिया, आपको ये बताना है। तो इंग्लिश मीडियम में जो इसका आंसर होगा वो कुछ इस टाइप से आप लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है बच्चों, ठीक है। इसके आगे चलूं तो यहाँ पर आपको एक अथवा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि एक चॉइस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कांग्रेस में 1969 में हुए विभाजन के कारण स्पष्ट करने हैं कि क्यों कांग्रेस जो एक था ये 1969 में जाकर के दो कांग्रेसों में टूट गया।
तो उसका क्या क्या कारण थे। तो देखो भाई, पहला कारण था टूटने का 1969 का जो राष्ट्रपति चुनाव था वो, क्योंकि उसके अंदर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था कि अपना एक अलग से कैंडिडेट खड़ा किया था, और जो कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली नेता थे जिनको सिंडिकेट कहा जाता था, उन लोगों ने अपना जो है सो कि नेता खड़ा किया था राष्ट्रपति चुनाव के लिए। ठीक है, तो इसको लेकर के भी कह सकते हैं कांग्रेस में विभाजन हुआ। अगला, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा प्रीवी पर्स जैसे मुद्दों पर तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने मतभेद दिखाया, यानी कि बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और प्रीवी पर्स समाप्त किया गया। प्रीवी पर्स क्या होता है बच्चों, जो राजा लोग थे ना, 565 रियासतें थी, उनको जब भारत में मिलाया गया एक भारत के अंदर, तो उनको बोला गया कि देखिए आप राजा है, आप भारत में आ जाएंगे तो आपका सारा शक्ति तो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन कुछ विशेष पैसा वैसा कह सकते हैं, पेंशन टाइप का हम आपको देते रहेंगे। लेकिन जैसे इंदिरा गांधी जी ने आई, वो बोले कि ये पैसा वैसा देने का जरूरत नहीं है, सब खत्म करो, साथ ही साथ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो, यानी कि देश में मिला लो। तो ऐसे मुद्दों पर उस टाइम के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, फाइनेंशियल मिनिस्टर थे हमारे मोरारजी देसाई जी, उनका यहाँ पर मतभेद देखने को मिला कि ये चीजें नहीं की जानी चाहिए। और क्या चीजें हमें देखने को मिली कि सिंडिकेट व युवा वर्ग में मतभेद। सिंडिकेट जो था कांग्रेस के अंदर ही प्रभावशाली नेताओं का समूह था, और जो युवा वर्ग था यानी कि यंग लोग थे, उनके बीच में मतभेद देखने को मिला एक तरह से। और क्या चीज था कि इंदिरा गांधी की समाजवादी नीतियां, इंदिरा गांधी की जो भी नीतियां थी, जो भी पॉलिसीज थी, ये एक बहुत बड़ा कारण बनी कि 1969 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसका। ठीक है, और क्या हुआ था, इंदिरा गांधी का कांग्रेस से निष्कासन, इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से निकाल दिया कि चलो भाई आप निकल जाइए हमारे कांग्रेस से, तो उन्होंने अपना अलग से कांग्रेस बना लिया, तो कांग्रेस टूट गया यहाँ पर हमारा। इंदिरा गांधी जी द्वारा सिंडिकेट के महत्व न देना, सिंडिकेट मतलब कि कांग्रेस के अंदर ही जो ताकतवर नेता थे उनको इंदिरा गांधी जी वैल्यू ही नहीं करती थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो शक्तिशाली नेता थे ना, वो लोग सोचे इंदिरा गांधी जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री बना देते हैं और वो हमारी हाथ की कठपुतली बनकर के काम करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा राजनीति आता नहीं है। अब उनको क्या पता कि इंदिरा गांधी जी जो है नेहरू जी की बेटी है, अब वो बचपन से ही पॉलिटिक्स देखते आई हैं, तो इंदिरा गांधी जी इनकी बात माने ना, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी जी को कांग्रेस से ही हटा दिया कि आप कांग्रेस से निकल जाइए। अब इंदिरा गांधी जी ने बोला ठीक है मैं कांग्रेस तोड़ दूंगी, और उन्होंने अलग कांग्रेस बना लिया। तो इन्होंने मतलब इंदिरा गांधी जी ने सिंडिकेट को उतना महत्व नहीं दिया। साथ ही साथ दक्षिण पंथी व वामपंथी विषय पर कलह देखने को मिला, मतलब दक्षिण पंथी लोग कुछ और कहते थे, वामपंथी वाले कुछ और कहते थे, तो इसको लेकर के विवाद रहता था। तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से कांग्रेस जो है 1969 में टूट गई, इसका विभाजन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि एक्सप्लेन द रीजंस फॉर स्प्लिट इन कांग्रेस इन 1969। तो आप देख सकते हैं 1969 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो था, हो सकता है आपका, जिसके कारण जो है आपका कांग्रेस जो है स्प्लिट हो गया 1969 में। और क्या था, जो आपका नेशनलाइजेशन था बैंक का और प्रीवी पर्स जो समाप्त किया गया उसको लेकर के था। मोरारजी देसाई जो थे इससे काफी नाखुश थे, और सिंडिकेट और यूथ के बीच में जो आप कह सकते हैं डिफरेंस था, उसके लिए हो गया हमारा कांग्रेस का विभाजन। और भी कई सारे कारण है जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया, वही सारी चीजें यहाँ पर इंग्लिश में दे रखी है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो बस बच्चों यही था हमारा पॉलिटिकल का सैंपल पेपर नंबर 2, ये यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको पसंद और समझ अगर आपको वीडियो पसंद आया बच्चों तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।